नमस्कार, संजीवनी एस में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और हम पुनः उपस्थित हो गए हैं कत्यूरी वंश को पढ़ने के लिए। तो ये कत्यूरी वंश का द्वितीय भाग है और इसमें हम आगे के शीर्षकों का गूढ़तापूर्वक, तारतम्यता के साथ और सरल रूप में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा पहले उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने कत्यूरी के बारे में उसका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा। उसके बाद हमने कत्यूरी वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में बात की और हमने इनको 3 स्रोतों में विभाजित किया था। एक जो स्रोत है उसको हमने पुरातात्विक स्रोत कहा था, एक हमारी जागर गाथाएं थी और एक हमारी वंशावलियाँ थीं। तो इन स्रोतों के बारे में पढ़ते हुए हमने कत्यूरी की महत्ता को जाना और उसके बाद हमने कुछ और शीर्षकों का भी अध्ययन किया। जैसे हमने बात की कि कत्यूरी की राजधानी क्या थी और हमने एक जटिल प्रक्रिया जो थी उसको सरल रूप में समझकर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जोशीमठ वाली जो बातें थी तो वो अंततः हमारे लखनपुर नामक जगह पर आकर ख़त्म हुई और कत्यूरी को हमने राजधानी को पता किया। फिर हमने कत्यूरियों के कालावधि के बारे में बात की और हमने कहा कि कत्यूरियों ने जो शासन किया वो 1050 ईस्वी से स्टार्ट हुआ और 1279 ईस्वी में ये टूटना शुरू हुए और 1550 ईस्वी में ये सारी शाखाएं पराजित हो गई, या तो चंदों के द्वारा या पवारों के द्वारा। और इस प्रकार से महान कत्यूरी वंश मध्यकाल में खत्म हुआ। फिर हमारा अंतिम महत्वपूर्ण जो शीर्षक था वो था कत्यूरियों के वंश संस्थापक के संबंध में। तो हमने ये देखा कि इस संबंध में 2 विचारधाराएं थी। तो पहली विचारधारा तो ये कहती थी कि शालिवाहन जो है इस वंश के संस्थापक हैं, तो दूसरी विचारधारा ये कहती थी कि जो आसंती देव हैं इस वंश के संस्थापक हैं। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला और कठौच और बाकी विद्वानों के आधार पे कि जो शुरुआती राजा थे वो काल्पनिक राजा थे, या हो सकता है अधीनस्थ सामंत भी रहे हों, लेकिन कुल मिला के आसंती देव जो है इस वंश का संस्थापक रहा। तो अब हम बात करते हैं आगे कत्यूरी के बारे में, और वो है कत्यूरी राज्य के विकेंद्रीकरण के बारे में, यानी कि कत्यूरी राज्य की स्थापना कैसे हुई, एक ये था, और उसके बाद कत्यूरियों का विकेंद्रीकरण जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ये क्या होता है आइए समझते हैं। तो पहले अगर हम बात करें आगे कत्यूरियों के बारे में, तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, कत्यूरी वंश का विकेंद्रीकरण। तो कत्यूरी वंश के विकेंद्रीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस वंश के विकेंद्रीकरण के बारे में, तो देखिए इसमें खास बात क्या है। तो इसमें खास बात ये है कि जो कत्यूरी वंश है, तो हमने ये सीखा था अभी तक कि 1050 के आसपास ना इस वंश की स्थापना हुई। एडी में, ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई। और तो हुआ यह था, इन कत्यूरी के बारे में खास बात ये रही कि आप इनको एक बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि जैसे ये वंश फलने फूलने वाला था, इसने लगभग ये कह सकते हैं 2 शताब्दी तक बहुत अच्छा काम किया। ये फला फूला और अपने विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो है आंतरिक कलह शुरू हो गई और इस आंतरिक कलह का परिणाम इनको भुगतना पड़ा। तो हुआ ये कि 1279 ईस्वी में बीडी पांडे लिखते हैं, तो एक कत्यूरी शासक हैं और इस कत्यूरी शासक का नाम है त्रिलोकपाल। तो इस त्रिलोकपाल का एक बेटा है और इसका नाम है अभयदेव है। तो ये अभयदेव किसी बात से नाराज हो गया और अपना घर बार छोड़कर चला गया। तो ये जो अभयदेव है तो ये पहुंच गया अस्कोट में, और अस्कोट में पहुंचने के बाद इसने अपना नाम अभयपाल रख लिया और अभयपाल रखकर इसने यहाँ पर एक नवीन कत्यूरी वंश की नींव डाली, नवीन वंश या राज्य की नींव डाली। ठीक है ना। तो अस्कोट में ये जो है अभयपाल था, तो इसने नवीन राज्य की नींव डाली। और चूंकि इसने अपना नाम अभयपाल रख लिया था, इसीलिए इसके जो वंशज है ना,
या इस शाखा को ना, इसके वंशज पाल कहलाए, पाल। और इस प्रकार से अस्कोट में पाल वंश का उदय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये टॉपिक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद जो अगला शासक आया, ठीक है। तो ये जो अभय देव है, इसका एक भाई है, इसका नाम है निरंजन मल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, निरंजन मल, ठीक है। तो अगर इस निरंजन मल के बारे में बात करें तो देखिए, एक रफ मैप बना लेते हैं उत्तराखंड का, एक रफ मैप बना लेते हैं उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये है, इधर देखिएगा, तो ये उत्तराखंड है। तो ये वाले इलाके में उसने क्या किया, इस अस्कोट में इसने पाल वंश की स्थापना की। तो एक उसका छोटा भाई है जिसका नाम है निरंजन मल, तो ये भी नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद तो ये भी छोड़कर चला गया। और इसके पूर्व में यहाँ पे पता है हमें कि नेपाल राज्य है, उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है। तो नेपाल से लगा पश्चिमी नेपाल का एक इलाका है, और इस इलाके को कहा जाता है डोटी। तो डोटी में जाके इस निरंजन मल ने एक नवीन राज्य की स्थापना कर दी। तो निरंजन मल जो है, तो इसको अगर आप देखें ध्यान से, यहां पर निरंजन मल, तो निरंजन मल के नाम से यहां पर एक मल्ल वंश की स्थापना हो गई, यानी कि निरंजन मल के संस्थापक मल्ल कहलाए। तो इस प्रकार से यहां पर पालों की स्थापना हुई, यानी पाल वंश की स्थापना हुई। और यहां पर जो है डोटी में, पश्चिमी नेपाल में मल्ल वंश की स्थापना हुई। उत्तराखंड के लोगों ने नेपालियों के लिए, कुछ नेपालियों के लिए डोटियाल शब्द सुना होगा। तो डोटियाल मतलब डोटी के जो लोग हैं उन्हें डोटियाल कहते हैं, यानी कि ये लोग एक ऐतिहासिक जो भूमि है उससे संबंध रखते हैं। तो अगर हम बात करें आगे, तो इस वंशावली को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हुआ ये है कि ये जो निरंजन मल है ना, तो इनके खानदान में एक व्यक्ति और आया, और उस व्यक्ति का नाम था, इस निरंजन मल के खानदान में एक व्यक्ति आया और इसका नाम था नागमल। यहां, ठीक है ना। तो इस नागमल के बारे में बात करते हैं। तो नागमल की 2 संतानें थी। एक का नाम था शमशेर मल, और एक का नाम था अर्जुन शाही। ये लोग थे, ठीक है ना। तो शमशेर मल और अर्जुन शाही, ये 2 बेटे पैदा हुए नागमल के। तो इसके संस्थापक जो थे, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसके संस्थापक तो मल्ल ही कहलाए। लेकिन अगर हम इसके संस्थापक के बारे में बात करें तो ये लोग शाही में, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, शाही कहलाए। तो इस प्रकार से शाही कहलाए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इसको कंक्लूड करें, निष्कर्ष निकालें, तो ये जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से वंशों की स्थापना हुई, तो जैसे पाल वंश आया, पाल वंश। इसके अलावा जैसे क्या नाम है इसका, शाही वंश है, शाही वंश। इसी प्रकार से, ठीक है ना, मल्ल है, मल्ल वंश आदि। तो कई शाखाओं में जो है कत्यूरी वंश टूट गया। तो जिसके जो मन में आया, जिस राजकुमार के जो मन में आया, उसने उस इलाके में अपना जो है ठौर ठिकाना बना लिया और एक नए राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से इनकी तमाम शाखाएं हो गई, और मुख्यतः कुमाऊं क्षेत्र में, और ढेर सारे, मानी ठौर ठौर पे जो है एक राज्य बन गया। तो छोटे छोटे इलाकों के ये स्वामी बन गए, और जब छोटे छोटे इलाकों के स्वामी होंगे तो सीधी सी बात है, इनकी शक्ति कम हो जाएगी, और तो ये जो है बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गए। तो इनकी पतन में ये विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी, ये मुख्य रूप से उत्तरदायी रही। खैर, हम इस बात को तो इस वंश के पतन के संबंध में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये वंश है जिसका नाम है कत्यूरी, तो वो 1279 में
टूटना शुरू हुआ और उसके बाद ये टूटता चला गया। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के इस इलाके में कई इलाकों में कत्यूरियों के छोटे छोटे राज्य इस तरह से स्थापित हो गए। तो ये एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना यहाँ पे निर्मित हो गई। तो ये है कत्यूरी राज्य का राजनीतिक विकेंद्रीकरण। अब हम कत्यूरी जो अभिलेख हैं, जितने भी प्रकार के अभिलेख हैं, ये जानकारी के स्रोत हैं, उससे हमें कत्यूरियों के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और इस संबंध में इस तथ्य को बिल्कुल मत भूलिएगा कि कत्यूरियों की जानकारी के स्रोत बहुत ही कम हैं और बड़ी मुश्किल से जानकारियाँ जुटाई गई हैं। तो इनमें ना क्रमबद्धता, तारतम्यता ऐसा नहीं मिलता है, ये जानकारी बिखरी हुई है। अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग स्रोतों ने ये जानकारी उपलब्ध कराई है, तो इनमें तारतम्यता का अभाव प्राप्त होगा, यानी ये तथ्यात्मक रूप से रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे इसमें कि हमारी ये जो तथ्य, बिखरे हुए तथ्य हैं, एक कहानी के रूप में हमें दिखाई दें और इस काम में हम अधिकतर सफल भी होंगे। लेकिन इस बात की आशा पूर्ण रूप से मत करिएगा कि हमें ये पूरी कहानी मिल ही जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि यहाँ से हमारे लिए बहुत ढेर सारी जानकारी उपलब्ध अवश्य होगी। तो देखते हैं इस संबंध में हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आगे, तो पहले हम अपना शीर्षक लिख लेते हैं, कत्यूर वंश के संबंध में उपलब्ध जानकारी है, उपलब्ध जानकारी। इसको हम देखते हैं इसमें क्या खास बात है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, हम इसके बारे में बात करते हैं, तो देखिए इसको जरा ध्यान से। ये जो जानकारी है प्रमाणों के आधार पे है, बी डी पांडे के अनुसार है, यशवंत सिंह कटौज के अनुसार है, एटकिंसन के अनुसार है और रामदत्त त्रिपाठी के अनुसार है। ठीक है, तो रामदत्त त्रिपाठी क्या कहते हैं इस संबंध में ध्यान दीजिए। वो ये कहते हैं कि वासुदेव का जो वंशज है, वासुदेव का वंशज आसंती देव था, आसंती देव था, आसंती देव। तो ये जो आसंती देव है, तो इसने क्या किया, वो कहानी याद कीजिए आप लोग पिछले वीडियो की, कि आसंती देव ने 500 जो वो सैनिक थे और 10 घुड़सवारों की सहायता से वो कत्यूर घाटी आया था। और कत्यूर घाटी आने के बाद ये जो है, इसने रणचूला कोट के शासक रणधीर सिंह को रणधीर सिंह को इसने जो है पराजित किया था। याद है आपको? तो ये हमने सीखा था। तो जो आसंती देव है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आसंती देव की और क्या विशेषता है, तो आसंती देव की विशेषता ये है कि इसकी एक रानी है और इस रानी का नाम है सुभद्रा देवी, इसकी रानी है। ठीक है, तो ये जो सुभद्रा देवी इसकी रानी है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि इस रानी ने गंगोली हाट में एक मंदिर का निर्माण कराया और इस मंदिर का नाम था वृद्ध भुवनेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये हमें आसंती देव के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, तो हम इनको गिनती भी दे देते हैं, कुछ गिनती देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक शासक। अब हम बात करते हैं दूसरे शासक के संबंध में। ठीक है, तो जो दूसरा शासक तो वो आसंती देव का बेटा है और इसका नाम है बासंती देव। ठीक है, बासंती देव। तो ये जो बासंती देव है, इसका एक नाम सुखपाल भी है।
ठीक है, इसका ये नाम सुखपाल भी है। तो ये जो सुखपाल है, तो इसके संबंध में क्या विशेष बात है? इसके संबंध में सबसे बड़ी विशेष बात वो ये है कि इसकी एक कनिंघम कहते हैं कि इस सुखपाल ने क्या किया, इसने इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण किया था। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, आक्रमण किया था, और वहां पे एक राजपाल नाम का या राज्यपाल नाम का शासक था, उसको पराजित किया था, ऐसा पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा इस बासंती देव की एक विशेष बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसने एक नियम बनाया कि यदि किसी विधवा का पुत्र जब तक 20 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उससे कर नहीं लिया जाएगा। तब तक उससे कर नहीं लिया जाएगा, ऐसा पता चलता है। तो अब ये दो विशेष बातें हैं जो बासंती देव के बारे में, सुखपाल के संबंध में हमें प्राप्त होती हैं। तो अगले राजा के बारे में बात करते हैं। अगले राजा के बारे में तो आसंती देव है, बासंती देव है, उसके बाद कुछ अन्य प्रकार के राजा बने थे, ऐसा हमें जानकारी मिलती है। तो एक जानकारी तो हमें ये मिलती है कि कौन कौन शासक बने थे। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ सामान्य राजा हैं, जैसे हैं शंकर सेन है, ठीक है, और शंकर सेन है, चलिए नीचे लिख लेते हैं इसको, शंकर सेन, कर्पूरांग है, शंकर सेन, कर्पूरांग, और श्याम कृष्ण, महानंद, पृथ्वीपाल आदि इन राजाओं के नाम मिलते हैं। और पृथ्वीपाल है ना, एक प्रतापी शासक था, ऐसा भी पता चलता है, प्रतापी शासक था। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ अगला, तो इनको गिनतियां देना अब थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो हम एक ऐसे चिन्ह बना लेते हैं। तो अगला जो शासक है, इसका नाम ना कीर्ति वर्मा या कार्तिकेय था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शासक था। तो बड़ा शासक कैसे था, इसके बारे में कई उपलब्धियां हैं, इससे पता चलता है। तो देखिए, इसके समय कई सड़क, पुल और लगभग 50 पाठशालाएं बनी थी, ऐसा हमें पता चलता है। पाठशालाएं पता चलता है कि वो उनका निर्माण हुआ था। ये महान शासक था, इसलिए पता चलता है क्योंकि कई राजाओं को इसने अपना सामंत बनाया था, उनके नाम प्राप्त होते हैं। अब वो नाम क्या है, इस बात को देखिए। तो नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे एक इलाका है जिसका नाम है सीरा, ये सब पिथौरागढ़ जनपद वाले इलाके हैं मुख्यतः। सीरा एक इलाका है, सोर एक इलाका है, सीरा सोर, और गंगोली, और एक इलाका है जोहार, और एक इलाका है पाली। ठीक है ना। तो सीरा में जो थे रैका राजा थे, इनको इसने अपना अधीनस्थ सामंत बनाया। सोर में बम शासकों को इसने अपना अधीनस्थ सामंत बनाया। गंगोली में मणकोटी राजा थे,
इसको अपना अधीनस्थ सामंत बनाया। जोहार में लुवाल जाति के ठाकुर थे, लुवाल, और पाली में पाली में विराट कुल के शासक थे। तो ये तमाम लोगों को इसने अपना सामंत बनाया। तो इससे इसकी वीरता का पता चलता है। ठीक है, इससे वीरता का पता चलता है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। कहानी बहुत लंबी है, थोड़ा सा आप रुक रुक के पढ़ते रहिएगा सारी चीज़ों को। और अपनी देखिए, हो सकता है कि मैं कुछ बातों को अच्छा समझूं, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको दिक्कत भी आती हो। अगर आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं उन चीज़ों को जो प्रासंगिक होंगी मैं उनको ज़रूर अपनाऊंगा। तो चाहे कलर के संयोजन के संबंध में हो, कलर के चयन के संबंध में हो, पढ़ाई की स्पीड के संबंध में हो, तो वो सब कुछ बताते रहिएगा। ठीक है, तो मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। अब बात करते हैं आगे। तो इसके बाद कई और शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक राजा है जिसका नाम है, अच्छा हम कलर को तो अलग यूज़ कर रहे हैं ना। एक राजा है जिसका नाम है अभयहर। ठीक है, एक राजा का नाम मिलता है अभयहर देव, अभयहर देव। एक का नाम मिलता है चौवर्य देव। ठीक है, इस कुछ सामान्य राजा हैं। इसके अलावा एक का नाम मिलता है, कल्प अल्पज देव, बड़ा टिपिकल सा नाम है। इसके अलावा पुराल देव, ललित शूरदेव आदि, ये कई राजा मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा तो देखिए जो अगला एक राजा मिलता है उसका नाम है सुजान देव। ठीक है ना, सुजान देव। ये इंपॉर्टेंट राजा है हमारे लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि इस राजा ने जो है गंगोली हाट की स्थापना की थी। गंगोली हाट की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और भी कई राजा हैं, पहले मैं आपको एक बार दोहरा दूं कि श्री बद्रीदत्त पांडे इनकी जानकारी का वर्णन करते हैं, और ये जानकारी जो है श्री रामदत्त त्रिपाठी द्वारा दी गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो अगले जो राजा हैं, तो कई राजा हमें मिलते हैं और देखते हैं। तो बिखरी हुई जानकारी है। जैसे एक राजा है जिनका नाम है सोमदेव। तो सोमदेव की बात करें तो ये जो सोमदेव है, इन्होंने द्वारा हाट में एक सुंदर नौले का निर्माण किया, नौला बनाया। और इसी प्रकार से इन्होंने चौखुटिया गढ़ई में एक जगह है, चौखुटिया गढ़ई में इन्होंने गणेश प्रतिमा स्थापित की। ठीक है, चलिए अगले राजा के बारे में बात करते हैं और हमें क्या मिलता है। तो सुजान देव है, सोमदेव है, एक राजा मिलता है जिसका नाम है सुधार देव। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो सुधार देव है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो सुधार देव की विशेषता ये रही कि इसने ना दूनागिरी पर्वत जो है, दूनागिरी पर्वत, तो दूनागिरी पर्वत में इसने देवी की प्रतिमा स्थापित की थी इसने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो इसने द्वारा हाट में बद्रीनाथ मंदिर की भी स्थापना की। अच्छा, ये जो सुधार देव है, इसकी एक पत्नी है और इस पत्नी का नाम जो है रानी पद्मिनी है। ठीक है,
रानी पद्मिनी है। और इस रानी पद्मिनी ने ना, रानी पद्मिनी का जो इसका भ्रमण क्षेत्र था उसे रानी खेत कहा गया, रानी खेत कहा गया। और आज ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है जिससे रानी खेत कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे, रानी खेत कहा जाता है। और भी कई शासक हैं, जैसे अगर इनके बारे में बात करें तो जैसे ये जो कत्तूरी राजा थे, तो इन्होंने ना द्वारा हाट को द्वारिका के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, द्वारिका के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। और इनके समय वहाँ पे कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें कालिका मंदिर और इसके अलावा शीतला देवी मंदिरों का निर्माण हुआ, शीतला देवी मंदिरों का निर्माण हुआ। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट, अगले और कौन कौन सा राजा मिलते हैं। तो देखिए एक राजा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और इस राजा का नाम है प्रीतम देव। इसे पीथम देव भी कहा गया है, पीथम देव। और इसे ना पीथम देव या पिथियराज ये भी कहा गया है। तो पीथम देव, पिथिराज जो है, तो इनकी जो रानी है ना, इनकी रानी का नाम है जिया रानी। ठीक है, तो जिया रानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित है ये। तो इनके बारे में हम क्या जानते हैं? तो हुआ ये है कि जो जिया रानी है ये रानी बाग आया करती थी, रानी बाग। ठीक है, कत्यूरी ने ही इसको बसाया है, जहां मैं भी खड़ा हूं संजीवनी IAS के तत्वाधान में। तो यहां से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे रानी बाग नामक स्थान है। तो एक बार रानी यहां आई थी, जो यहां मंदिर है चित्रशिला मंदिर, वहां तो माना जाता है, एक कहानी प्रसिद्ध है इस संबंध में कि कहा जाता है कि जब ये नहा रही थी गौला नदी में, तो इनके बाल जो हैं जब बहे, तो वहाँ पे मैदान में कोई मुस्लिम राजा था, तो उन्होंने इस बालों को देखा, तो वो रानी को प्राप्त करने के लिए यहाँ आ गए अपनी सेना लेकर। तो उस सेना में रानी का युद्ध हुआ और ये रानी जो है वो पत्थरों में समा गई। ये कहानी को हम अलग से बात करेंगे, अभी यहाँ पे बात करना वीडियो के लेंथ को बढ़ा देगा। तो रानी जो समा गई और फिर प्रीतम देव की वहाँ लड़ाई हुई उन मुस्लिम राजाओं सेना से, एक ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। और इस घटना के बाद जिया रानी जो है कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो इनकी बहुत बड़ी मान्यता है कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये जो है जिया रानी, ये न्याय की देवी के रूप में, न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और अब बात करते हैं आगे। तो ये जो प्रीतम देव है ना, तो प्रीतम देव का एक बेटा है, और इसका नाम है धामदेव। ठीक है ना, प्रीतम देव का एक बेटा है और इसका नाम है धामदेव। तो धामदेव की विशेषता ये है कि इसने ना डोटी राज्य का विलय किया था, डोटी राज्य का विलय किया था, ऐसी इसकी विशेषता है। और धामदेव के 2 बेटे हुए। ठीक है, धामदेव के 2 बेटे हुए। तो धामदेव के जो 2 बेटे हुए, तो एक बेटे का नाम था लाड़म शाही, और एक बेटा जो था उसका नाम था मालू शाही। ठीक है, तो मालू शाही को ना अभी कहानियों में, जागरों में बैराठ यानी चौखुटिया का शासक बताया गया है। ठीक है, तो मालू शाही की विशेषता ये है कि ये एक सौका, जो कि सौका जनजाति है जोहार क्षेत्र की, तो सौका राजकुमारी है जिसका नाम है राजुला। तो सौका कन्या है ये, सौका कन्या। तो उसके साथ ये प्रेम प्रसंग के रूप में इसकी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं, और जोहार क्षेत्र में ये प्रेम गाथाएं आज भी बड़े उत्साहपूर्वक सुनी और गाई जाती हैं। ठीक है, तो हम पिथौरागढ़ के जनपद के बारे में जब अध्ययन करेंगे तब भी ये आएगा उस टाइम पे। चलिए, तो राजुला मालू शाही की कथाएं इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। अच्छा, एक राजा के बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक राजा है जिसका नाम है सारंग देव, है ना, सारंग
देव। तो जो सारंग देव है इसका एक बेटा है और वो है ब्रह्मदेव। ठीक है, तो अगर हम इस ब्रह्मदेव के बारे में बात करें तो इसको ना वीरदेव, तो इसे वीरदेव या वीरम देव भी कहा गया है, जागरों में वीरम देव कहा गया है। तो ये कत्यूरियों का सबसे ज्यादा अत्याचारी राजा माना जाता है। तो इस वीरम देव के बारे में बात करें तो ये बहुत अत्याचारी राजा था और इसके अत्याचार की कई कथाएं जागरों में हमें मिलती हैं। तो आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि इसने ना अपनी मामी के साथ विवाह कर लिया और मामी का नाम था तिलोत्तमा। ठीक है ना, मामी का नाम था तिलोत्तमा। तो तिलोत्तमा के साथ इसने विवाह कर लिया और अपने व्यभिचार का प्रमाण दिया। तो कुमाऊं में ना एक कहावत प्रसिद्ध हो गई और ये था, मामी तीलो धारो बोला, मामी टीले धारो बोला। इसका मतलब था कि इसने अपनी जो मामी ने अपने इसको अपना ब्योला यानी कि दूल्हा रख लिया। तो अब लोगों को तो एक कथा नहीं पता, लेकिन ये जो वाक्य है ये आजकल के गानों का मुखड़ा बन गया। तो तमाम कुमाऊनी गानों में टीले धारो बोला जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वास्तविकता तो लोगों को पता ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये जो वीरम देव था ये इतना अत्याचारी था कि जनता बहुत त्राही करने लगी। और जब जनता त्राही करने लगी तो होता ये था कि जो डांडी वाले मतलब जो इसकी पालकी में इसको लेके जाते थे वो इसके अत्याचारों से बहुत परेशान हुए। तो ये क्या करता था कि कहीं इसकी ये जो पालकी है इसे नीचे ना गिरा दें, इसलिए डांडी वालों के कंधों में लोहे की जो है कड़ा जो है अंदर डाल दिया जाता था और उसमें डंडे फंसाए जाते थे। तो एक बार कुछ जो डांडी वाले थे इसके अत्याचारों से इतने पीड़ित हुए कि उनको अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रहा और उन्होंने जो है वो पालकी समेत वो राजा को लेकर खाई में कूद पड़े और इस प्रकार से अपनी लीला के साथ साथ उन्होंने राजा की लीला भी समाप्त कर दी। तो ये जो है ब्रह्मदेव हैं जो अंतिम कत्यूरी शासकों में से एक है और अंतिम कत्यूरी शासकों में से त्रिलोकपाल का भी नाम हमें प्राप्त होता है। त्रिलोकपाल, ऐसा नहीं कह सकते ये बिल्कुल अंतिम राजा था, लेकिन अंतिम शासकों में से एक था। तो ये है कत्यूर राजाओं के संबंध में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो भाग द्वितीय है उसके वीडियो की लेंथ पर्याप्त हो चुकी है, तो हमें इसको अभी यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए और आज इतना ही करना चाहिए। तो शेष जो है वो हम अगले भाग यानी भाग तृतीय में करेंगे। मुझे लगा था कि कत्यूरी वंश जो है वो 2 भागों में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आज इतना ही करते हैं। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।